Fullis Rama threw some water on electric heater, which it catches fire and he got a shock. देखिए इसमें क्या किया कि अब तक हम जितने भी एरर बनाते थे सब में ऑप्शन पीछे देता था। फुल्लिस रमा थ्रू, फिर ऑप्शन यहाँ देते थे। अब यहाँ क्या किया, फुल्लिस रमा थ्रू, इसका ऑप्शन इसमें टिक लगाना है। यदि गलती यहाँ से यहाँ तक में आपको मिलेगा तो ऑप्शन आपका क्यू होगा। यदि वेयर इट कैचेज फायर एंड ही गॉट ए शॉक में गलती आएगा तो ऑप्शन आपका आर आएगा। यदि कहीं गलती नहीं है तो ऑप्शन आपका यस आएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया था, तो एग्जामिनर किसी तरह से पूछ सकता है। हालांकि ये एमबीए का क्वेश्चन उठाया हुआ, कैट का क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया था मेंस में, इसलिए इस तरह से ऑप्शन आपको दिया गया। तो जैसा क्वेश्चन अपडेट आते रहता है वैसा हम लोग के बीच आपको सॉल्यूशन कराते रहता हूँ। तो सेंटेंस देखिए, फुलिस रमा थ्रू। देखिए ये कौन सा टेंस आपको दिख रहा है, पास्ट टेंस दिख रहा होगा। देखिए ये जो टेंस आपको दिख रहा है पास्ट टेंस, फुलिस रमा थ्रू सम वाटर ऑन इलेक्ट्रिक हीटर। कल मूर्ख राम इलेक्ट्रिक हीटर पर थोड़ा पानी छिड़क दिया, कुछ पानी फेंक दिया, थोड़ा पानी फेंका। सम वाटर, थोड़ा पानी फेंका, जिससे ईट का कैसे नहीं काउट होना चाहिए, पास्ट इन पास्ट होनी चाहिए, जिसके चलते आग पकड़ लिया और ही गॉट ए शॉक, सदमे में आ गया। तो ये सारा सेंटेंस जो है पास्ट का है। पानी फेंकना, आग पकड़ना, सदमे आना, ये सारा फॉर्मेट ही पास्ट है। तो फिर ये प्रेजेंट कैसे आएगा, पास्ट होनी चाहिए। यानी राइट आंसर आपका ये आर होनी चाहिए। राइट आंसर आपका आर होगा। नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। करा नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल, करा अन लोगों की मेथड को बनाने की जो तरीका होते हैं, अन लोगों की जो तरीका होते हैं, एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। बोलिए। देखिए नियम हमारा कहता है कि नो अदर, वेरी फ्यू या वेरी लिटिल, नो अदर, वेरी फ्यू या वेरी लिटिल के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री आता है, मतलब सो एज या फिर एज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सो एज या एज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सो एज या एज का इस्तेमाल करेंगे। नो अदर, वेरी फ्यू या वेरी लिटिल के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री मतलब सो एज या एज। इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि यदि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री पहले से रहे तब कन्फर्म है कि नो के बाद अदर आएगा, वेरी के बाद फ्यू आएगा, वेरी के बाद लिटिल आएगा, कन्फर्म है। तो ठीक उसी प्रकार से नो मेथड होगा या नो अदर मेथड आएगा, नो अदर मेथड आएगा, नो अदर मेथड आएगा। नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू, एग्री टू बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एग्री टू ओपिनियन या प्रपोजल या पॉइंट होते हैं, सहमत होना, एग्री टू सहमत होना। तो नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट, कर आपके विचार से, आपके विचार से सहमत होना। लेकिन इसमें दो दो गलतियां हैं, यहाँ एग्रीड होनी चाहिए, एग्रीड होनी चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट, मतलब आपके दृष्टिकोण, आपके विचार पर सहमति जताने वाले लोगों की अन्य तरीका उतना असरकारक है जितना कि यह तरीका, जितना कि यह मेथड है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि पास्ट पार्टिसिपल का हमारा ये नियम चलता है, ये फंक्शन चलता है, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, पास्ट पार्टिसिपल का फंक्शन चलता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ, नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्रीड होनी चाहिए। यह एग्रीड यानी पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल किसी टेंस से मतलब नहीं रखता है, ठीक है। व्यू पॉइंट होते हैं,
इज एज इफेक्टिव, इज जो आ रहा है ना ये इसके लिए आ रहा है, नो अदर मेथड के लिए इज आ रहा। क्योंकि दो या दो से ज्यादा नाउन जब जब किसी प्रीपोजिशन से जुड़ेगा तो पहले वाले नाउन के अनुसार आता है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होगा, हमेशा हमेशा इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई मोर देन 100। देखिए द कॉन्फ्रेंस वाज, कॉन्फ्रेंस होते सम्मेलन, वाज अटेंडेड, गौर से देखिएगा तो वी फॉर्म के बाद V3 आपको पैसिव वॉइस कहलाता है। जब जब आपको वी फॉर्मेट के बाद V3 आएगा, वी फॉर्मेट मतलब इज एम आर वाज वेयर को वी फॉर्मेट कहते हैं, और जहां जहां बी फॉर्मेट के बाद V3 आएगा वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्लियर? द कॉन्फ्रेंस ऑफ द वाज अटेंडेड, अटेंड, अटेंड बराबर क्वेश्चन आते रहता है। अटेंड माने होते हैं उपस्थित होना या सम्मिलित होना, जबकि अटेंड टू मतलब होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ध्यान देना, टेक केयर ऑफ, ध्यान देना, टेक केयर ऑफ, ध्यान देना, अटेंड टू। तो वही यहाँ फंक्शन चलता है। देखिए अटेंड हुआ उपस्थित होना या सम्मिलित होना, अटेंड टू माने होता है टेक केयर ऑफ। आगे द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स, पैसिव वॉइस से तो बाई लगाना अनिवार्य है। मोर देन 100, 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों, अगर 100 से ज्यादा प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे, कहा सम्मेलन में, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर आएगा। डेलीगेट्स में होते प्रतिनिधि। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली, कर आई टोल्ड हिम मैंने उन्हें कहानी सुनाया। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स नहीं होते, इन डिटेल होते हैं, विस्तार में, इन डिटेल होते हैं विस्तार में, इन डिटेल मुहावरा है, विस्तार में, मैंने उन्हें विस्तार में कहानी सुनाया। टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली, ताकि वो पूरी तरह से समझ जाए। यहां भी आप देखिए मेक क्रिया के बाद वेरी इन्फिनेटिव आता है, मेक क्रिया के बाद वेरी इन्फिनेटिव आता है। वेरी इन्फिनेटिव का मतलब हुआ कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, मेक क्रिया के बाद हमारा वेरी इन्फिनेटिव आता है, मेक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वेरी इन्फिनेटिव का हम यूज करेंगे। क्लियर? तो आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल, मैं उसे विस्तार में कहानी सुनाया। टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली, ताकि वो पूरी तरह से समझ सके। राइट आंसर आपका इन डिटेल्स नहीं बल्कि इन डिटेल आएगा। यह वेरी इन्फिनेटिव होता है, मेक क्रिया के बाद वेरी इन्फिनेटिव आता है, यानी ये प्रोसेस यहां तक सही है। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग, कैंडिड माने होता है स्पष्ट, कैंडिड मीन्स होते स्पष्ट, कैंडिड स्पष्ट होते, तो द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट the investment by the government in health and family planning have eroded considerably। सेंटेंस को आप समझिए शुरू से। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग, ये एक हो गया सेंटेंस। रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर ये स्वीकार करता है, रिपोर्ट से ये स्पष्ट पता चलता है। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग, कैंडिड इन सही लिखा हुआ, बिफोर लेगा, प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, वो सही है। यानी रिपोर्ट से ये स्पष्ट पता चलता है, रिपोर्ट से स्पष्ट पता चलता है कि द इन्वेस्टमेंट बाय प्रीपोजिशन, द गवर्नमेंट इन प्रीपोजिशन, हेल्थ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग मतलब होता है परिवार नियोजन। अब सेंटेंस में जो वर्ब आएगा इस पर विचार करिए। ये तो सेंटेंस आपको एक दिख रहा, तो द रिपोर्ट सिंगुलर है तो इज सिंगुलर है, ठीक है। डेट कंजक्शन है, उसके बाद के सेंटेंस को देखिए, द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। नियम यही कहता है कि वर्ब का इस्तेमाल जो हम करेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तो जो सबसे पहले प्रीपोजिशन आएगा उसके ठीक पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। मतलब द इन्वेस्टमेंट के अनुसार होनी चाहिए,
जो द इन्वेस्टमेंट आएगा उसके अनुसार वर्ब होनी चाहिए आपके। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग, ये हमारे जो रिपोर्ट है उससे स्पष्ट पता चल रहा है, उससे स्पष्ट हमें स्वीकार करना होता है कि द इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है तो हैव कैसे आएगा, हैज होनी चाहिए। द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में सरकार के द्वारा किए गए इन्वेस्ट हैज इरोडेड कंसिडरेबली, काफी ज्यादा, इरोडेड कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मैंने होते बहुत ज्यादा, काफी कमी आया। इरोडेड कंसिडरेबली मैंने होते काफी कमी आया, काफी कमी हुआ। इरोड मैंने ऐसे होता है क्षय होना, क्षय होना इरोड होता है, इरोड मैंने क्षय होना, लेकिन इरोडेड कंसिडरेबली मैंने होते काफी ज्यादा कमी आया। जैसे देखिए करण है, रिपोर्ट से ये स्पष्ट पता चलता है, रिपोर्ट से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में सरकार के द्वारा किए गए इन्वेस्ट काफी ज्यादा कमी लाया है, काफी ज्यादा गिरावट लाया है, हैज होगा। I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I had agreed to keep quiet. I did not like this comments. देखिए his comments on my paper. देखिए सेंटेंस करा I did not like his comments on my paper. मैं अपने पेपर पर, मैं अपने प्रश्न पर, पेपर मैंने प्रश्न भी होते, मैं अपने पेपर पर उनके कमेंट्स को मैं लाइक नहीं करता था, मैं लाइक नहीं करता था, इसका मतलब मैं उसके कमेंट्स को नजरअंदाज किया, मैं उनके कमेंट्स को, यानी मेरे पेपर पर जो उन्होंने कमेंट किया मैं उसको दरकिनार किया। डोंट लाइक, आई डोंट लाइक हिज कमेंट्स, मुझे उनके कमेंट्स अच्छा नहीं लगा। ऑन माई पेपर मतलब मेरे पेपर पर जो कमेंट किया मुझे अच्छा नहीं लगा। बट, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अब क्या करेंगे भाई, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू, इसलिए कि चुपचाप स्वीकार कर लिया, इसलिए चुपचाप मैं क्या किया भाई, स्वीकार कर लिया। कह रहा कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो समझो क्वेश्चन को समझो, लिखो आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माय पेपर, मुझे मेरे ही पेपर पर उनका कमेंट करना मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मेरे पास चारा नहीं था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, चुपचाप सहमति जताने के सिवाय मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए कह रहा। तो यहां इसका दो मतलब निकलेगा, गौर से अब देखिएगा। नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, है ना, नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन, नो चॉइस, नो अल्टरनेटिव, नो ऑप्शन के बाद जब भी हम यूज करते हैं तो बट टू प्लस V1 का इस्तेमाल, बट टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो बट टू प्लस V1 का यूज करेंगे, ठीक है। नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन के बाद बट टू प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस सेंटेंस को हम यदि शुद्ध करेंगे तो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर, मुझे मेरे ही पेपर पर उनका कमेंट करना मुझे जरिक भी अच्छा नहीं लगा, अच्छा मुझे नहीं लगा, परंतु आई हैड नो अल्टरनेटिव, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए, यानी यहाँ एज के स्थान पर आपको सो बनाना पड़ेगा, इसलिए आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट, इसलिए चुपचाप सहमति हो, सहमति जता दिया, चल भाई बाजे को ये ठीक हो, चल निमलक मौजी मौगी, निमलक भौजी सबके मौगी बोलते ना इसे, चल स्वीकार कर ले।
तो ये सेंटेंस को हम बनाने के लिए पहला नंबर कि एज के स्थान पर हम शो करके सुधारेंगे, या फिर इसको हम नो अल्टरनेटिव है तो बट टू प्लस V1 से हम लिख सकते हैं। देखिएगा रीराइट, आप देखिएगा, I did not like his comments on my paper, है ना, on my paper, but I had no alternative but to agree to keep quiet। हो गया, ये टू जो आ रहा है ना एग्री टू प्लस V1 के लिए आ रहा है। या तो आप बना सकते हैं एज के स्थान पर सो से बना सकते हैं, या फिर आपको इच्छा लगे तो एज आई हैड एग्रीड को हटाकर बट टू प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरीके से आपका आंसर सही बनेगा। आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एग्री टू कीप क्विट, मतलब चुपचाप सहमति जताने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लिख लेंगे दोनों ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर। वे विल पैक नॉट ओनली the material properly but will also deliver it to your valued customers। सेंटेंस देखिए, we will pack not only, नियम कहता है हमारा कि not only के बाद but also होनी चाहिए। नियम तो हमारा यही कहता है कि जहां जहां not only आएगा वहां वहां but also आएगा। नियम यही कहता है हमारा, not only क्या चीज, but also, ठीक है, बट आल्सो। अब देखिए नियम को, नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा हमेशा दो समान शब्द से जुड़े होते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा दो समान शब्द को जोड़ते हैं, ठीक है, हमेशा दो समान शब्द को जोड़ते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। द वे विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल आल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स। तो देखिए आप क्या करेंगे जो हमारा सही हो जाए। तो यह नॉट ओनली का जो यूज किया गया, ये मटेरियल जो नाउन से पहले है, यहाँ बट आल्सो का यूज वर्ब के साथ किया गया। गौर से देखिए, यहाँ जो बट और आल्सो का यूज किया गया वो वर्ब के लिए किया गया, वर्ब के साथ किया गया। जब बट आल्सो वर्ब के साथ किया गया तो गारंटी के साथ है कि नॉट ओनली का यूज भी हम वर्ब के पहले करेंगे, यानी इसका फाइनल आंसर हमारा एक बनेगा। फाइनल हमारा आंसर एक बनेगा। बनाएंगे हम लोग इस तरह से, वे विल नॉट ओनली पैक, बाकी जैसे लिखा हुआ लिखेंगे। तो नियम वही हमारा बन के आया कि नॉट ओनली के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो क्या चीज भाई, वर्ब। तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगा, तो डिलीवर वर्ब है। अब बीच में विल लगा दिया, विल लगा दे, इससे फर्क नहीं समझिए। ये जो आल्सो होता है ना, आल्सो का यूज सहायक क्रिया के ठीक बाद होता है। आल्सो का यूज सहायक क्रिया ठीक बाद नहीं, मेन वर्ब के पहले होता है। बट आल्सो थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आ सकता है क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्लियर हो गया। वी विल नॉट ओनली पैक, या फिर इस सेंटेंस का इन्वर्जन करके भी बना सकता है एग्जामिनर। इस तरह से पूछ सकता है, नॉट ओनली विल वी पैक। बाकी अगला सेंटेंस जैसे रहेगा वैसे रहेगा। यानी यदि दो सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो जब दो शब्द को जोड़ेगा तो कन्फर्म रूबरू बराबर रहेगा। लेकिन यदि नॉट ओनली बट आल्सो दो सेंटेंस को जोड़ने की बारी आएगा तब उसको इन्वर्जन में भी बना सकते हैं। इन्वर्जन कहने का मतलब हुआ कि शुरू में नॉट ओनली आएगा तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। या फिर इसको अंदर ले जाना चाहते हैं तो बराबर को चेक कर लेंगे हम कि वर्ब के साथ है तो वो भी वर्ब के साथ रहेगा, नाउन के साथ तो वो भी नाउन के साथ रहेगा, प्रीपोजिशन के साथ तो वो भी प्रीपोजिशन के साथ रहेगा। तो ये प्रोसेस को हमें चेक कर लेना होगा। दोनों प्रक्रिया आप लिख लीजिए। यदि हम लिखेंगे आई रोट से,
आई रोट बुक लिखेंगे तब क्या सही मानिएगा? बोलिए तो अच्छा। मैंने किताब लिखा। अरे भाई आपने किताब लिखा तो ठीक है, लिखने कौन मना कर रहा? ये बुक आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन। कौन सा? सिंगुलर कॉमन नाउन है। बुक आपका सिंगुलर कॉमन नाउन। और जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा, यदि वो सिंगुलर में आ जाए तो कन्फर्म है कि किसी न किसी रूप से डिटर्मिनार का यूज करना पड़ता है। मतलब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे ही रोट अ बुक लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? रोट अ बुक लिखेंगे। मैंने एक किताब लिखा, मैंने एक उपन्यास लिखा, ठीक है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। तो इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा। जब जब सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा तब तब आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो साक्षी रोट एस से होगा या एन एस से आएगा? एन एस से आएगा। साक्षी रोट एन एस से, साक्षी ने एस से लिखी थी। सो वेल, काफी अच्छी एस से लिखी थी। सो वेल माने होते काफी बेहतरीन, काफी अच्छा। डैट इतना बेहतर ऐसे लिखी थी, इतना अच्छा ऐसे लिखी थी कि हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड भी था, कि उनके शिक्षक टीचर वाज वेरी प्लीज्ड भी था, उनसे काफी प्रसन्न थे। उनके जो शिक्षक थे उनसे काफी प्रसन्न थे। इतना बेहतरीन वो ऐसे लिखी थी कि उनके शिक्षक उनसे काफी खुश थे, प्रसन्न थे। आई वॉज प्रेटी श्योर, मुझे पूरा यकीन था। आई वॉज प्रेटी श्योर का मतलब हो, श्योर का मतलब होते मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा भरोसा था। आई वॉज प्रेटी श्योर, मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा भरोसा था कि ही वुड, जब ये पास्ट फॉर्मेट है तो कन्फर्म में पास्ट होगा। ही वुड सपोर्ट मी, वह मुझे समर्थन करेगा। मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा विश्वास था कि वो मुझे समर्थन करेगा। सपोर्ट ऑब्जेक्ट के बाद 2+V1 आता है, तो टू चेंजिंग नहीं बल्कि टू चेंज हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा भरोसा था कि वह मुझे मदद करेगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा। टू चेंज द एज ओल्ड, टू चेंज द ओल्ड एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओरिजिनेशन। हमारे जो ओरिजिनेशन है, हमारे जो मौलिक है, उनकी स्टैटिक अस्थिरता, अस्थिरता और पुराने जमाने की जो थी था, एज ओल्ड था, हमारे पुश्तैनी चीज था, उसके परिवर्तन में वो मुझे सपोर्ट करेगा। इसके लिए मैं पूरा भरोसा किए हुए थे। आई वॉज प्रेटी श्योर, मुझे पूरा यकीन था कि ही वुड सपोर्ट मी टू चेंज द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओरिजिनेशन। हमारे जो पुरखों का, हमारे जो पूर्वजों का स्टैटिक जो अस्थिरता संरचना बना हुआ था, या पुराने जमाने का जो पुश्तैनी था, उसमें बदलाव लाने के लिए वो मुझे मदद करेगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा। मुझे पूरा यकीन था। आई वॉज प्रेटी श्योर, टू चेंज आएगा। जयेश लव्ड हर ग्रो इमेंसली। जयेश लव्ड आपका V2 है। हिज गुरु, जयेश जो है अपने गुरु से अत्यंत प्रेम करते थे, अति प्रेम करते थे। इमेंसली में होते बहुत ज्यादा। तो जयेश अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे। इमेंसली मैंने होते अत्यधिक प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। यह एडवर्ब है। एडवर्ब का यूज हम इसलिए किए कि नियम कहता है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जब जब आपका ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब के बाद जब जब ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा तो कन्फर्म है कि एडवर्ब का यूज, एडवर्ब का यूज हम यहां करेंगे। एडवर्ब, या तो फिर एडवर्ब का यूज हम मेन वर्ब के पहले करेंगे, यहाँ पे एडवर्ब लगाएंगे, या फिर एडवर्ब को हम यहाँ यूज करेंगे। लेकिन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है,
तो वही क्वेश्चन कर रहा है, जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली, यानी ये प्रोसेस यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा हुआ। जयेश अपने गुरु से अत्यंत प्रेम करते थे, अति प्रेम करते थे। और गेव, इसका मतलब जयेश लव्ड भीटू है तो जयेश गेव हिम माने वही गुरु, तो जयेश गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, और जयेश उन पर पूरी तरह से भरोसा करते थे, लॉयल्टी थे उसके प्रति एकदम पूरी तरह से निष्ठावान थे, वफादार थे। फिर भी he have his one independent way of thinking, फिर भी उसे अपनी सोचने की तौर तरीका था। यानी ये टेंस पास्ट है, ये टेंस पास्ट है भाई साहब, तो ये भी तो पास्ट होगा, हेड नहीं आएगा, आर होगा। महात्मा गांधी did not solve all the future problems, but he did solve problems of his one age. करा महात्मा गांधी did not solve all the future problems, करा महात्मा गांधी did not solve all the future problems। देखिए एक सेंटेंस हो गया यहाँ तक। करा महात्मा गांधी did not solve all the future problems, महात्मा गांधी भविष्य की सारे समस्याओं का सोल्व नहीं किए थे, फ्यूचर की सारी समस्याओं को सोल्व नहीं किए थे, नहीं सुलझा पाए थे, परंतु he did solve problems of his one age, परंतु अपने एज में, यानी जब तक उनकी आयु था तब तक वो जीवित थे, तब तक सारे समस्याओं को निपटारा किए थे, अवश्य निपटाए थे। he did solve problems, तो नियम कहता है कि ऑफ से जहां जहां नाउन जुड़ा रहे तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया था, इसका मतलब द प्रॉब्लम्स ऑफ होगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ। नियम ये कहता है हमारा कि जहां जहां भी आपको ऑफ से दो नाउन जुड़ा हुआ मिले, जब जब आपको ऑफ से दो नाउन जुड़ा मिले तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग किया था, ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग किया था। क्लियर? तो वही हो जाएगा द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज वन एज। महात्मा गांधी फ्यूचर की सारे समस्याओं को निपटारा नहीं कर पाए थे, परंतु ये कह रहा है कि फ्यूचर की जितने समस्याएं था उसको निपटारा तो नहीं कर पाए थे, परंतु ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज वन एज, परंतु अपने समकालीन अपने एज में सारे समस्याओं को निपटारा जरूर किए थे, अवश्य किए थे। डिड सॉल्व जो हुआ नहीं, सेंटेंस को इम्फेटिक बना दिया। यदि सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में डू डज डिड का इस्तेमाल हो जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस आपका असर्टिव होते हैं, अवश्य निपटारा किए थे। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स, बुजुर्ग व्यक्ति अपने पुत्रों को कहा, पुत्रों से कहे कि देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक। करा द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन, नरेशन यदि आप पढ़े होंगे तो नरेशन में इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है, ये क्वेश्चन नरेशन का है। जैसे आपको नरेशन एक बनाने के लिए देते हैं, he said to me honesty is the best policy, बेस्ट पॉलिसी है ना। ये आपका इनडायरेक्ट बनाना है इसे, तो आप क्या इनडायरेक्ट बनाइएगा, लिखेंगे ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज लिखेगा कि वाज लिखेगा, तो आप कहेगा नहीं सर इज ही ना होगा, क्यों इज होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नो चेंजिंग, बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ नो चेंज। इससे ये साबित हो रहा है कि ये टेंस यहाँ पास्ट है, फिर भी ये पास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। नियम अभी अभी हम जितने क्वेश्चन आज सिखा रहे सारे में ये सिखाए थे कि पास्ट इन पास्ट, पास्ट इन पास्ट, पास्ट इन पास्ट, पास्ट इन पास्ट, लेकिन यहाँ पास्ट इन पास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा वो कन्फर्म है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेम क्वेश्चन यहाँ है, द ओल्ड मैन टोल्ड हिम हिज सन, बुजुर्ग व्यक्ति जो थे अपने पुत्रों से कहे कि देयर वाज नो सच थिंग लाइक दैट, भाग जैसा
कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भाग की बराबरी कर सके। यानी ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इज आएगा, वाज नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। अकॉर्डिंग टू बराबर इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू बराबर बराबर एज पर, अकॉर्डिंग टू बराबर इन अकॉर्डेंस विथ बराबर एज पर, के अनुसार, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, कर सर्वे के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार, एक सर्वेक्षण के अनुसार, ओनली दोज फॉरेस्ट व्हिच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट succumbed फ्रॉम फायर्स रिसेंटली। बोलिए इसमें क्या आएगा। देखिए, एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ वैसे फॉरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ओनली दोज फॉरेस्ट, सिर्फ वैसे फॉरेस्ट जो वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, कॉमा, कॉमा हम इसलिए बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको सेंटेंस को डिवाइड करना है, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वेक्षण के अनुसार, ओनली दोज फॉरेस्ट, सिर्फ वैसे फॉरेस्ट, सिर्फ वैसे जंगल जो, तो फॉरेस्ट के अनुसार वर, सही है, वैसे फॉरेस्ट जो अंडर विलेज मैनेजमेंट, अंडर विलेज मैनेजमेंट के तहत नहीं आता, मतलब गांव की देखभाल में नहीं आता, वैसे सिर्फ जंगलों के बारे में बात हो रहा है जो गांव के अधीन, गांव के देख रेख में नहीं आते। वैसे जंगल क्या होता है, सुकम टू होता है, सुकम टू फायर्स रिसेंटली, हाल ही में आग के हवाले हो गया, हाल ही में वैसे जंगल क्या हुआ, आग के हवाले हो गया, सुकम टू फायर्स, आग के हवाले हो जाना, जलकर खाक हो गया। मतलब कहने का मतलब स्पष्ट तौर पर हुआ कि एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया, एक सर्वे के अनुसार ये निरीक्षण किया गया कि सिर्फ वैसे फॉरेस्ट, सिर्फ वैसे जंगल जो अंडर विलेज मैनेजमेंट, जो गांव के देखभाल में नहीं आते हैं, वैसे फॉरेस्ट जो गांव के देखभाल में, देख रेख में नहीं आते हैं, वैसे जंगल, वो तुरंत ही आग के हवाले हो जाते हैं, वो सब के सब आग के हवाले हो जाते हैं। तो सुकम टू समथिंग होते हैं, फायर। द हाउस इज बिल्ट इन, द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, ये तो सही लिखा हुआ। हाउस आपका निर्जीव सब्जेक्ट है, जहां जहां निर्जीव सब्जेक्ट आएगा वहां वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। सेंटेंस यदि निर्जीव है तो पैसिव इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, अट्रैक्टिव तरीके से बनाया गया, सही है, नो करेक्शन आएगा, सारा चीज सही है। कर वी हैव डन एवरीथिंग, हम हर चीज किए, हमने हर चीज किए, वी हैव डन एवरीथिंग, हर चीज किए, दैट जो could be done to avert the storm, मतलब कहने का मतलब हुआ could be done to avert, avert माने होता है टालना, avert मीन्स होता है टालना, किसी दुर्घटना को या किसी बड़ी घटना को टालना avert होते हैं, ठीक है। तो avert माने टालना, तो वही कह रहा कि we have done everything, हमने हर चीज किया जिससे could be done to avert the storm, ताकि तूफान को टाला जा सके, तूफान जो आया था उसे टाला जा सके। जो तूफान इज नाउ कमिंग ऑन, जो तूफान आ रहे हैं, अब जो तूफान आने वाले हैं, उससे उस तूफान को टालने के लिए हमने हर चीज किया, हर संभव प्रयास किया। तो सेंटेंस का रहा वी हैव डन एवरीथिंग, प्रेजेंट, कुड बी डन टू avert द स्टॉर्म, सही है। विच इज नाउ कमिंग, नाउ का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है, नो करेक्शन आएगा, बिल्कुल सही लिखा हो, कहीं कोई गलती है ही नहीं। कुड भी, कैन भी होता है जो शक्ति समर्थ शो करता है, समर्थ को दर्शाता है, जो बिल्कुल सही है। मतलब जो तूफान आने वाला है, जो तूफान आने वाला है उसे हम टालने के लिए हर चीज प्रयास किए, हर संभव कोशिश किए, बिल्कुल सही है। नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर, कोई भी देश
ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, कोई देश, कोई भी देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। कैन लॉन्ग इंड्योर, ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी, करा कोई भी देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है, ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। इफ, यदि उनकी फाउंडेशंस, यदि उनकी जो फाउंडेशंस है, उनकी यदि नींव है मटेरियल प्रोस्पेरिटी में ज्यादा नहीं होगा, यदि ज्यादा उसके मटेरियल प्रोस्पेरिटी समृद्धता नहीं होगा, तो वह कंट्री ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यदि इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे तो गारंटी है दूसरा सेंटेंस में आपको विल आएगा, शैल आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, प्लस V1 आएगा। मतलब यदि पहले से विल, शैल, कैन, मे लगा हुआ तो अगला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो वही सेंटेंस यहाँ कर है कि नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, कोई देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, कोई देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है यदि उस देश की फाउंडेशंस आर होगा, आर नॉट लेट डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी, मटेरियल प्रोस्पेरिटी माने भौतिक संपदा में यदि ज्यादा नहीं होगा, भौतिक संपदा यदि कम होगा, तो वह देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, कर्ज में डूब जाएगा, कंगाल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बिना लुक फॉरवर्ड है तो सबसे आसान है भाई, लुक फॉरवर्ड टू होते उत्सुकता पूर्वक आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होते उत्सुकता पूर्वक आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू होते उत्सुकता पूर्वक आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता पूर्वक आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता पूर्वक आशा करना। We now look forward to some great achievements, कर हम अब बड़ी उपलब्धि को, कुछ बड़ी उपलब्धियों को पाने की इच्छुक है, प्रतीक्षा करते हैं। This to some extent, some extent माने होते हैं हद तक, can restore the country's prestige once again, देश की गरिमा को, देश की गरिमा को हम क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं। देश की गरिमा को हम फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, काफी हद तक देश की गरिमा को पुनः, वंस अगेन, एक बार फिर से हम अपनी गरिमा को, अपने देश की गरिमा को लाने की प्रयत्न कर सकते हैं, है ना। तो आंसर होगा लुक फॉरवर्ड टू हो जाएगा सिंपली। अटेंशन, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल, हमारे स्कूल जो है इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, इसका मतलब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट माने होते हैं हर संभव प्रयास करना। एडी चोटी एक कर देना मतलब हर संभव कोशिश करना। हमारे स्कूल जो है हर संभव प्रयास में जुटे हुए, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज, बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव है तो कन्फर्म है कि द आर्टिकल लगना चाहिए। द बेस्ट मेडिकल, द बेस्ट फैसिलिटीज, फैसिलिटीज के बाद 4 आता है, फैसिलिटीज 4 एंड पर्सनल अटेंशन 2 होता है। 2 इज चाइल्ड, सुधारना पड़ेगा आपको यहाँ, द बेस्ट facilities for and personal attention to is child, इस तरह से हम यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा ये कहता है कि फैसिलिटी 4 जबकि अटेंशन 2 आता है, तो यहाँ सुधारना पड़ेगा, नहीं ऑप्शन आर होगा। हमारे स्कूल जो है बेहतर से बेहतर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्या के लिए भाई, कि हर एक बच्चों पर ध्यान देने के लिए, पर्सनल अटेंशन ध्यान देने के लिए, बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। द बेस्ट में फैसिलिटीज 4 होगा।
This laboratory of physicist not only equipped with all state of the arts instruments but also with outstanding physics. नियम फिर वही आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नियम फिर वही आया, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। फिजिस्ट का जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रयोगशाला जो है। फिजिस्ट का जो लेबोरेटरी है, ये जो प्रयोगशाला है, इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट्स। कला से परिपूर्ण ही नहीं है, कला से लैस ही नहीं है, बल्कि आउटस्टैंडिंग फिजिक्स से भी लैस है। देखिए, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद यहाँ V3 लगा हुआ, बट अल्सो के बाद भी V3 चाहिए, लेकिन बट अल्सो के बाद तो विथ प्रीपोजिशन है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों आपका सेम हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि नॉट ओनली को हम यहाँ पुट कर दें। नॉट ओनली को यदि हम यहाँ पुट करें तो कन्फर्म ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी इस सेंटेंस को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर हमें बनाना पड़ेगा Q, और Q में क्या सुधारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इक्विप्ड, यानी नॉट ओनली को उठाकर यहाँ डालना पड़ेगा। पूरा Q को हम यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ हम काट देते हैं और लिखना पड़ेगा इक्विप्ड नॉट ओनली with all state of the arts instruments but also with outstanding। अब देखिए मिलाइए, सेम टू सेम मिल जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद विथ, बट अल्सो के बाद भी विथ आएगा। मतलब ऑप्शन हमारा आना चाहिए Q में, इक्विप्ड नॉट ओनली विथ, ठीक है। तो फिजिस्ट की जो ये लेबोरेटरी है, हमारे कला इंस्ट्रूमेंट, कला उपकरणों से सुसज्जित ही नहीं, बल्कि आउटस्टैंडिंग फिजिक्स से भी भरा हुआ, लैस है। इक्विप्ड विथ मतलब होता है लैस या भरा हुआ। द रिवर हैज ओवरफ्लो, हैज के बाद V3 चाहिए, हैज के बाद V3 चाहिए तो ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लोड। V2 V3 ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोन कुछ नहीं होता है, बैंक्स में किनारा होता है। हैज हैव के बाद V3 होनी चाहिए, हैज हैव या फिर हैड के बाद V3 होनी चाहिए। तो हैज हैव के बाद V3, इसका मतलब आपको ओवरफ्लोड होगा। IIM Kolkata's MBA program is regarded as the finest in the country. IIM कलकत्ता की MBA प्रोग्राम is regarded as the finest in country। देश में बेहतरीन, सबसे बेहतरीन माना गया है। IIM कलकत्ता की MBA प्रोग्राम देश में सबसे बेहतरीन माना गया है। तो इज रिगार्डेड एज, रिगार्ड क्रिया के बाद आ जाता है, सुपरलेटिव है तो दा आएगा, इन द कंट्री सही लिखा हुआ, नो एरर आएगा, बिल्कुल सही। रिगार्ड क्रिया के बाद आ जाता है। कह रहा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, तो नियम यही कहता है कि वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लुरल नाउन होनी चाहिए। वन ऑफ के बाद नाउन जब भी आएगा तो प्लुरल नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट नहीं, बल्कि हैबिट्स होनी चाहिए। जहां नाउन मिलेगा वही ना हम प्लुरल बनाएंगे, बिना नाउन का हम प्लुरल बना ही नहीं सकते हैं, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, काफी व्यापक रूप से फैलने वाले बुरी आदतों में से एक कौन सा, टबैको का यूज करना, नहीं तंबाकू का इस्तेमाल करना। मतलब जितने भी बुरी आदत है वो सबसे ज्यादा फैलने वाले में से एक है टबैको का इस्तेमाल, तंबाकू का सेवन। इज द यूज ऑफ, हैबिट में यस लगेगा। देखिए इसमें क्या गलती आया, चिल वाइंड नहीं होता, वाइंड चिल होता है, वाइंड चिल होता है, ठंडी हवा।
वाइंड चिल होगा ठंडी हवा, वाइंड चिल बिलो एंड आस्टे फिंगर्स ऑफ डेथ। ऑप्शन आपका पी होगा। असुविधा के लिए खेद है कि मैं ये क्वेश्चन को सही तरीके से मुझे याद नहीं आ पाया, मैं अच्छे से डील नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, थोड़ा संकेत लेना पड़ा, हिंट लेना पड़ा, सब सही हो गया। लेट सही लेकिन सही बताएं। वाइंड चिल होगा, ठंडी हवा उसी को कहते हैं वाइंड चिल बिलो एंड आस्टे फिंगर्स। एक आंसर आएगा। सच रूल्स डोंट अप्लाई टू यू, अप्लाई टू पर्सन। तो टू प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यू एंड आई नहीं बल्कि यू एंड मी होनी चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो यू मी होगा। तो आज के लिए